तो जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज स्टील स्ट्रक्चर। और स्टील स्ट्रक्चर का वेटेज देखो, प्री ट्रिपल एसपी में भी तो आपका 3 से 4 नंबर का आता ही है, और कंप्रेशन मेंबर और इंट्रोडक्शन से ज्यादा आता है, कनेक्शन से ज्यादा आता है। कुछ एक आधा क्वेश्चन गड़र के भी रहेंगे, मिनिमम 4 रहेगा, मैक्सिमम 6 रहेगा। एचपीआरसीए में भी जो पुराना एचपीपीएससी का पैटर्न है, इन दैट ऑल्सो दे हैव आस्क्ड अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस। तो ठीक है, वेटेज अच्छा है सब्जेक्ट के लेंथ के अकॉर्डिंग। तो चलो पहले सिलेबस देख लेते हैं कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, देन विल मूव फॉरवर्ड। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर। और कोशिश करना इस सब्जेक्ट में लिखने की कोशिश करना, क्योंकि नोट्स बनाओगे वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा तुम्हारे लिए। इसमें मैं ऊपर ऊपर से बता दूंगा तो तुम्हें कुछ पता नहीं चलने वाला, ठीक है। तो इसीलिए मैं नोट डाउन करके ही करवाऊंगा सारा। तो फर्स्ट चैप्टर जो हम कवर करेंगे इसमें, दैट विल बी इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन पार्ट में हम पढ़ते हैं कि स्टील किस किन चीजों से मिलके बनता है, ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं स्टील की। मैकेनिकल प्रॉपर्टी देखेंगे उसकी। उसके अलावा कौन कौन से सेक्शन आप यूज करते हो स्टील स्ट्रक्चर में। डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शंस हम यूज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखो जब आरसीसी हम डिजाइन करते हैं तो आरसीसी में क्या होता है, हमें सेक्शन बनाना पड़ता है। हम डेप्थ और विड्थ डिजाइन करते हैं, यहाँ पे हमारे पास वो फ्रीडम नहीं है। क्योंकि आपके पास डायरेक्ट आई सेक्शन होगा, टी सेक्शन होगा, चैनल सेक्शन होगा, एंगल सेक्शन होगा, उसी से आपको डिजाइन करना है सारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एज अ डिजाइनर वो फ्रीडम नहीं होती कभी भी, जो हमको आरसीसी में मिलती है। तो एक ये डिसएडवांटेज है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ स्टील एज स्ट्रक्चरल मेंबर। स्टील कैसा है स्ट्रक्चरल मेंबर। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शन हम यूज करते हैं, उनकी सबकी प्रॉपर्टी देखेंगे। तो वो पूछ लेगा आईएसएमबी क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम। ऐसा पूछ सकता है कि सबसे बेस्ट एंगल सेक्शन कौन सा होता है, या टेंशन मेंबर में सबसे अच्छा कौन सा होता है, कंप्रेशन मेंबर में सबसे अच्छा कौन सा होता है, ये पूछ लेगा। फिर आपका इसमें हम परमिसिबल स्ट्रेसेस भी देखेंगे, डब्ल्यूएसएम में भी और एलएसएम में भी। वो तो डायरेक्टली पूछता है कि अगर डायरेक्ट बेंडिंग, डायरेक्ट टेंशन और कंप्रेशन है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा आपका कनेक्शन। तो देखो कोई भी स्ट्रक्चर अगर फेल हुआ तो वो ड्यू टू पुअर कनेक्शन होगा, ड्यू टू पुअर कनेक्शन होगा, अगर आपने कनेक्शन अच्छा नहीं बनाया। अब कनेक्शन में हम क्या क्या देते हैं, तो कनेक्शन में हम बोल्ट देते हैं भाई। तो पहले हम बोल्टेड कनेक्शन देखेंगे इसके अंदर, ठीक है, जो कि आजकल यूज हो रहा है। फिर हम वेल्डेड कनेक्शन देखेंगे, और ये दोनों पहले हम देखेंगे लिमिट स्टेट मेथड के अंदर, एलएसएम, ठीक है। तो बोल्ट कितने टाइप के होते हैं, आपका ऑर्डिनरी बोल्ट क्या होता है, ब्लैक बोल्ट क्या होता है, ठीक है, हाई स्ट्रेंथ ग्रिप फ्रिक्शन बोल्ट क्या होता है। फिर वेल्डिंग देखेंगे, उसमें बट वेल्ड, फिलेट वेल्ड, ये सब क्या होता है, और उनके डिजाइन स्पेसिफिकेशन। डिजाइन स्पेसिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें डिजाइन स्पेसिफिकेशन से पूछता है। बोलेगा अगर साइज ऑफ प्लेट इतना है, या थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट इतना है, तो आपका वेल्ड, साइज ऑफ वेल्ड कितना होना चाहिए। तो ये सारी चीजें भी पूछ लेता है। फिर देन हम इसमें रिबिटेड कनेक्शन देखेंगे, क्योंकि रिबिट से अभी भी क्वेश्चन आते हैं। रिबिटेड कनेक्शन देखेंगे, ऑल्दो अब ये यूज नहीं होता है, ठीक है, अब ये यूज नहीं होता है क्योंकि उसको रिप्लेस कर दिया है बोल्ट ने। तो पहले अभी तुम्हारे हिमाचल के विलेजेस में जो ब्रिजेस देखे होंगे उनमें रिबिटेड कनेक्शन ही है अभी तक, ठीक है। तो ये हम देखेंगे वर्किंग स्टेट मेथड से, स्ट्रेस मेथड से, ठीक है। एलएसएम समझ में आ गया, तो फिर इसको तो बहुत ही जल्दी हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट आता है इसेंट्रिक कनेक्शन। अब जो इसेंट्रिक कनेक्शन है, इसमें अलग अलग टाइप के कनेक्शन होते हैं, पर इसमें हम उतना ही देखेंगे जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट कि अगर मैं इसेंट्रिक कनेक्शन बना रहा हूँ, मतलब यहाँ पे प्लेट है, कसर प्लेट, इधर मैंने कोई प्लेट जोड़ दी और यहाँ पे मैं लोड लगा रहा हूँ, तो ये जो मूवमेंट है इसमें प्लेट कैसे कैसे जाएगा, तो उसकी डायरेक्शन पूछ लेता है। फॉर्मूले भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो यही है, कनेक्शन।
वो यही है कनेक्शन, राइट। नेक्स्ट, थर्ड चैप्टर जो हम देखेंगे दैट विल बी योर टेंशन मेंबर। तो टेंशन में कौन कौन से मेंबर अच्छे होते हैं? एक क्वेश्चन बहुत फेमसली पूछा जाता है बार बार कि सबसे बेस्ट टेंशन मेंबर कौन सा होता है। तो वैसे सबसे बेस्ट टेंशन मेंबर फ्लैट होता है। फ्लैट भी एक आपका क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल स्टील स्ट्रक्चर का मेंबर है जिसे हम यूज करते हैं एज अ टेंशन मेंबर। सबसे ज्यादा ये यूज होता है। वैसे हम टेंशन मेंबर भी यूज करते हैं, सॉरी एंगल सेक्शन भी यूज करते हैं, पर एंगल सेक्शन में थोड़ा शियर का प्रॉब्लम रहता है, शियर लेग का प्रॉब्लम रहता है। तो वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। फोर्थ आएगा आपका कंप्रेशन मेंबर। तो जैसे कॉलम तुम देख रहे हो, तो कॉलम क्या है? कंप्रेशन मेंबर है। तो कॉलम क्या होता है? स्ट्रट। शॉर्ट कॉलम क्या होता है? ठीक है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। और फिर इसके बाद कॉलम का डिजाइन में हम बैटन और आपका लेसिंग का डिजाइन भी इसी के अंदर देखेंगे। ये यहाँ से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। फिफ्थ चैप्टर विल बी और प्लास्टिक एनालिसिस। तो प्लास्टिक एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है। ये पूरा आपका वर्क डन, जो आपका प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन होता है, उसके ऊपर बेस्ड है। इसके अंदर हम प्लास्टिक लोड मेथड के बारे में देखेंगे। तुमने यूजुअली लिमिट स्टेट और डब्ल्यूएसएम पढ़ा होगा। वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बाद आया था अल्टीमेट लोड मेथड। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हम यहाँ पे लेंगे कि अल्टीमेट लोड मेथड था क्या, और कैसे वो डिजाइन में डिजाइन के लिए वो अप्रोच किया जाता था उसमें। ठीक है, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। और हम इसमें डिफरेंट जो आपकी बीम्स होती हैं, अलग अलग टाइप की बीम, चाहे वो डिटर्मिनेट हो या इनडिटर्मिनेट बीम हो, उनका हम कोलैप्स लोड निकाल सकते हैं, और किस तरीके से उसका प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी निकाल सकते हैं, या प्लास्टिक हिंज कैसे फॉर्म होगी, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। सिक्स चैप्टर रहेगा आपका फ्लेक्सुरल मेंबर। फ्लेक्सुरल मेंबर मतलब फ्लेक्सुरल क्या होता है? बीम होता है फ्लेक्सुरल मेंबर, जिसमें बेंडिंग आएगी। तो जितनी भी बीम है वो हम इसी में देखेंगे, ठीक है। मैं सेपरेट करके यहाँ पे प्लेट गर्डर लिख रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो ये बीम का ही पार्ट है, पर उसमें हम नॉर्मल बीम के बारे में देखेंगे, और यहाँ पे फिर हम प्लेट गर्डर के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो गर्डर इज ऑल्सो, स्टील में बीम को गर्डर बोला जाता है, ठीक है। तो अगर आपका सपोज आई सेक्शन है और ये आई सेक्शन सफिशिएंट नहीं है बेंडिंग में, तो फिर क्या करते हैं हम? प्लेट से जोड़ के बनाते हैं एक बीम, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्लेट गर्डर। तो ऐसा क्यों किया जाता है, क्या होता है, वो सारी चीजें हम चैप्टर के अंदर देखेंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट आपका चैप्टर रहेगा एट्थ, वो रहेगा रूफ ट्रस। रूफ ट्रस, देखो प्लेट गर्डर हो, प्लेट गर्डर तक तो चलो काफी चीजें डीपली पूछी जाती है। रूफ ट्रस में हम वही चीजें देखेंगे जो एई और जेई के हिसाब से जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पर्लिन पूछ लेता है तुम्हारा, पर्लिन है क्या, पर्लिन का थोड़ा बहुत डिजाइन से एक आधा क्वेश्चन पूछ लेगा तुमको, राइट। तो वो ध्यान रखना है। और नाइन्थ और लास्ट चैप्टर विल बी योर गसेटेड बेस प्लेट। इसको भी हम बहुत ही सिंपल और उस वे में देखेंगे कि ज्यादा डेप्थ में, डिजाइन डेप्थ में नहीं जाएंगे। बस गसेट प्लेट होता क्या है, गसेटेड बेस प्लेट, कितने तरीके से हम इसको बना सकते हैं, तो वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे, राइट। तो दीज आर योर चैप्टर्स। तो इतना पोर्शन हमको कवर करना है। 9 चैप्टर है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि तुमने देखा होगा पीवाईक्यू में गसेटेड बेस प्लेट से भी क्वेश्चन आ रखा है कि जो गसेटेड बेस प्लेट की थिकनेस, मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द मिनिमम थिकनेस ऑफ गसेटेड बेस प्लेट। रूफ ट्रस में पर्लिन से क्वेश्चन आ जाता है कि कॉस्ट ऑफ पर्लिन क्या होनी चाहिए। प्लेट गडर गडर में हमारा हॉरिजॉन्टल स्टिफनर क्या होता है, वर्टिकल स्टिफनर क्या होता है, वहां से क्वेश्चन आ जाता है। फ्लेक्सुरल मेंबर बीम से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि बेस्ट बीम सेक्शन कौन सा है भाई, ठीक है। ISMB है, ISHB है, कौन सा आपका बीम सेक्शन बेस्ट है, तो सारी चीजें हम देखेंगे। अब जो कोड इसमें यूज होगा भाई, सभी लोग ध्यान देना, जो कोड हम इसमें यूज करेंगे दैट विल बी योर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखो रेफरेंस बुक तो वैसे मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। वैसे सबसे बेस्ट तो तुम्हें पता ही है, SK दुग्गल है, बेस्ट एकदम, ठीक है। और अगर रेफरेंस के तौर पे तुम्हें देखना है तो देख सकते हो, वरना इस नोट्स में मैं इतना लिखा दूंगा, इतना करवा दूंगा, तो मैं कुछ और बाहर देखने की जरूरत नहीं है। मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं IS कोड की, तो IS कोड तुम्हारा इसमें यूज होता है 800 2007। ये तुम्हारा LSM के लिए है, LSM डिजाइन के लिए।
लिमिट स्टेट मेथड, एंड योर IS कोड जो प्रीवियसली WSM में यूज होता था दैट वाज 800 1984, ये WSM में यूज होता है भाई, ठीक है। वैसे इसमें स्टील टेबल भी होती है जिसे हम हैंडबुक बोलते हैं, पर यहाँ पे हमको उसकी जरूरत नहीं क्योंकि हमने डिजाइन तो नहीं करना है कुछ भी। तो डिजाइन पर्सपेक्टिव से हमें कुछ नहीं देखना है ज्यादा, ठीक है। क्योंकि जनरली क्या करते हैं हम जब डिजाइन करते हैं टेंशन मेंबर या कंप्रेशन मेंबर, तो कौन सा सेक्शन चूज करना है वो हम स्टील टेबल से चूज करते हैं, तो उतना हमको नहीं देखना है, ठीक है। तो ये है आपका सिलेबस जो हम कवर करने वाले हैं, राइट। ये क्या बोल रहा है सचिन, न्यूमेरिकल भी आते हैं सर HPRCA में, जो HPPTCL के एग्जाम हुए हैं प्रीवियस, अच्छा। कोडल वैल्यू ऑब्वियसली आएगी, मैं बता तो रहा हूं तुमको, तुम्हें कुछ बाहर से देखने की जरूरत नहीं है। जितने डिजाइन कंसीडरेशन है सारे कोडल प्रोविजन में खुद लिखाऊंगा, जहां पे मैं खुद बोल दूंगा तुम्हें कि ये कोडल प्रोविजन है सारे, और ये तुम्हें याद करने हैं, ठीक है, पता होने चाहिए। तो बाहर से कुछ देखने की जरूरत नहीं, ना कोड देखने की जरूरत है, जहां पे रिक्वायरमेंट होगी कोड की वैल्यू सारी मैंने लिखी हुई है, तो तुम्हें क्या जरूरत है कोड देखने की। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 सिंपली मैं इंट्रोडक्शन ही लिख रहा हूँ, ऊपर मैंने बता दिया तुमको। इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं भाई स्टील स्ट्रक्चर होता क्या है। तो स्टील स्ट्रक्चर है क्या, जो पूरा कंप्लीटली स्टील से बना हो। अब कैसा स्टील हम इसमें यूज करते हैं वो हम थोड़ा बाद में देखेंगे। तो स्टील स्ट्रक्चर एक ऐसा असेंबली है मेंबर्स का, सपोज यहाँ पे मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ तुम्हारे लिए। देखो ये भी, इसमें जो तुम्हारा रूफ है, यानी जो ये पर्टिकुलर चीज मैं बना रहा हूँ, दैट विल बी ऑल्सो ऑफ स्टील। ये शीट हो सकती है किसी चीज की, ठीक है। और अभी बहुत सारे स्ट्रक्चर जो स्टील से बनाए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि भाई लाइट इन वेट है, और ऊंचे ऊंचे स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं इससे, ठीक है। तो समझ लो कि ये तुम्हारा रूफ है। रूफ के नीचे में भी यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, बीम दे रखा होगा। ये बीम हो सकता है भाई, ठीक। यहाँ पे ये बीम हो गया तुम्हारा इस तरीके से। और ये बीम आई सेक्शन जैसा होगा, यहाँ पे मैं सिंपली ऐसे बना रहा हूँ। तुम्हें बस ध्यान रखना है, ये मैंने ऐसा स्क्वायर सा बना दिया, बट जनरली आई सेक्शन हम यूज करते हैं। इसमें यह भी हो सकता है कि बीम को हम यहाँ पे गडर बोलते हैं, ये दिमाग में ध्यान रखना, बीम को हम गडर बोलते हैं, गडर। ऐसा पूछा भी जाता है जेई में, पुराने टाइम पे जो छोटे क्वेश्चन पूछे जाते थे। और ये प्राइमरी बीम होती है हमेशा, प्राइमरी बीम होती है। प्राइमरी का मतलब क्या है कि यही रूफ का सारा लोड लेगा, ठीक है। यही रूफ का सारा लोड लेगा, और इस सारे लोड को ट्रांसफर करेगा कॉलम में। इसके अलावा आपके जॉइस्ट भी हो सकते हैं। जॉइस्ट सेकेंडरी होते हैं, तो सेकेंडरी को मैं डॉट लाइन से दिखा रहा हूं बीच में। अब ये कनेक्टेड होते हैं आपके इससे, इसको, रुको एक सेकंड ना, इसको बनाना ही पड़ेगा मुझे। ठीक है, ये हो गया। अब ना ये वाली लाइन भी बना ही देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये चारों तरफ मैंने बीम बना दी, मेन बीम। हो सकता है कि दो मेन बीम को एक पोर्शन कनेक्ट कर रहा हो, और उसे बोलते हैं हम जॉइस्ट। ये जो सेकेंडरी बीम तुम्हारी है तो ये रूफ के नीचे ही है, लेकिन ये सेकेंडरी है। ये किससे कनेक्टेड होगी, प्राइमरी बीम से, ठीक है। इसे बोलते हैं हम जॉइस्ट। ये होता है आपका जॉइस्ट, ठीक है। दिस इज योर जॉइस्ट। जॉइस्ट क्या करता है, रूफ से कैरी करता है लोड को, विच कैरीज लोड फ्रॉम रूफ, और वो ट्रांसफर करता है आपकी प्राइमरी बीम को, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है हमारा, इसको बोलते हैं जॉइस्ट, और ये होती है सेकेंडरी बीम। तो ये भी तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा भाई, ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है। जॉइस्ट क्या होता है आपका, सेकेंडरी, सेकेंडरी बीम। तो रूफ का सारा लोड
जॉइस्ट और प्राइमरी बीम लेंगे, ठीक है। हो सकता है पहले जॉइस्ट ले, जॉइस्ट ट्रांसफर करे मेन बीम को, अब वो सारा कहाँ ट्रांसफर होगा, वो होगा कॉलम के थ्रू नीचे। तो दिस इज योर कंप्रेशन मेंबर। तो ऐसा मैं कंप्रेशन मेंबर दिखा रहा हूं मैं बना के थोड़ा सा, जस्ट कि आपको आइडिया सा रहे। दैट्स इट। ये दीज आर योर कॉलम्स। अब सारा लोड इनसे जाएगा और कहाँ ग्राउंडेड होगा, सरफेस के अंदर, ठीक है। इनको बोलते हैं हम कॉलम, कॉलम, ठीक है। तो ये हो गया। तो हमारा जो ये स्टील स्ट्रक्चर है, ये ग्रुप ऑफ मेंबर है, जिसमें क्या क्या होगा, कॉलम भी होगा, रूफ भी होगा, ये आपका रूफ है, रूफ भी होगा, जॉइस्ट भी होगा, गडर भी होगा, ये सारी चीजें होंगी। इन सब का कॉम्बिनेशन है जो कैरी करेगा लोड। जो रूफ से आ रहा है, रूफ से जाएगा जॉइस्ट में, जॉइस्ट से जाएगा गडर में, गडर से जाएगा कॉलम के थ्रू और नीचे ग्राउंडेड हो जाएगा। और बेसिक डिजाइन हमारे माइंड में क्या होना चाहिए कि भाई मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे डिजाइन करूं, ऐसे डिजाइन करूं, जितनी लाइफ के लिए मैंने सोचा था कि ये 100 साल चलना चाहिए या 50 साल चलना चाहिए, तो उतना चलना चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले फेल कर गया, ठीक है। तो आपको जो मेंबर्स हैं इस तरीके से सेलेक्ट करने पड़ेंगे, उनका जो डेप्थ है, उनका जो वेट कैरिंग कैपेसिटी है, वो इस तरीके से चूज करोगे कि जितना भी लाइफ के लिए आप डिजाइन करने वाले हो उतना चल जाए ये। तो सिंपल बेसिक मतलब यही है स्टील स्ट्रक्चर का। तो यहां पे लिख देता हूं, इट इज एन इट इज एन असेंबली ऑफ ग्रुप ऑफ मेंबर member which carries member and expected to carry their applied load their applied load, and transfer safely to the ground। तो इनका काम क्या होता है भाई, लोड को कैरी करना और उसको सेफली ग्राउंड में ट्रांसफर कर देना। अब बेसिक पॉइंट क्या है डिजाइन का, तो जो बेसिक ऑफ डिजाइन इज द अचीवमेंट of an acceptable of an acceptable probability that structure will perform satisfactorily for for the intended purpose during design life। जो सिंपल सी डेफिनेशन है भाई इसकी, कुछ इसमें ज्यादा है नहीं। मैंने कहा स्टील स्ट्रक्चर एक ग्रुप है मेंबर का, जिसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं मैंने बता दिया। सारे स्टील के बने होते हैं, सेफली कैरी करेंगे लोड, उसको ग्राउंड में भेज देंगे। और बेसिक्स ऑफ डिजाइन क्या है, हमने इस तरीके से बनाना है स्ट्रक्चर को कि जितने टाइम के लिए मैंने उसको डिजाइन किया हुआ है वो उतने टाइम तक चलना चाहिए। बस यही मतलब है इन दो लाइन का, ठीक है। अब स्टील यूज में कैसे आया, ये तो खैर हिस्ट्री है। देखो पहले क्या होता था कि पहले आरसीसी का बड़ा यूज होता था। तो अराउंड 1760 और समवेयर इसी टाइम पीरियड के बीच में एक ब्रिज बन रहा था इंग्लैंड में। तो वो था काफी लॉन्ग ब्रिज बन रहा था। तो लॉन्ग ब्रिज जब वो बन रहा था तो उस टाइम पे क्या हुआ, उस ब्रिज को जब हम बना रहे थे आरसीसी से, भाई वो अपने ही वेट से बार बार गिर जा रहा था। वो इतना लॉन्ग ब्रिज था कि अपने ही वेट से गिर जा रहा था। तो लोगों ने सोचा भाई अब कैसे बनाए इतना लंबा ब्रिज। तो पहली बार माइंड में आया कि हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए जिसकी स्ट्रेंथ तो अच्छी हो पर लाइट इन वेट हो। तो पहली बार कास्ट आयरन का यूज हुआ था उस स्ट्रक्चर में, तब जाके आपका जो है वो ब्रिज कंप्लीट किया गया था। तो स्टील का यही फायदा है कि वो लाइट इन वेट होता है। सेम क्रॉस सेक्शन एरिया तुम कंक्रीट का रख दो, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया तुम
स्टील का रख दो, स्टील विल बी लाइटर और स्ट्रॉन्गर भी होगा, इक्वली स्ट्रॉन्गर होगा। और कंक्रीट की बात करो, उसका खुद का वेट ही ज्यादा हो जाता है। तो जितने भी हाई राइज बिल्डिंग है वो सब इसी से बनाते हैं, स्टील से। बुर्ज खलीफा देखो स्टील बना हुआ है। तुम्हारा लॉन्गेस्ट ब्रिज देखो अभी, जो चाइना और जापान में, आई थिंक 2.2 किलोमीटर का, वो भी स्टील से बना हुआ है। तो इस तरीके से जो स्टील एक लाइट वेट और बहुत अच्छा स्ट्रेंथ वाला स्ट्रक्चर है या मेंबर है, इसीलिए हम इसको लॉन्ग स्पैन ब्रिज, हाई रेज बिल्डिंग, इन सब में यूज करते हैं। ठीक है, ओके। अब वेरियस स्टील स्ट्रक्चर जो तुमने देखे होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं भाई, वो देख लेते हैं हम, फिर समझेंगे कि स्टील बनता कैसे। तो ये बेसिक काम तो करना ही पड़ेगा हमको। वेरियस स्टील स्ट्रक्चर, सबसे पहला तुमने अपने कॉलेज में एक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जरूर देखी होगी, जिसमें मैकेनिकल लैब हुआ करती थी तुम्हारी। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग इसका एग्जांपल है। तुमने देखा होगा कि उसमें क्या रहता था, एक ऐसा रूफ ट्रस सा रहता था। ये रूफ ट्रस सा बना रहा हूं, ठीक है। और ये रूफ ट्रस इस तरीके से आपका रूफ ट्रस हुआ करता था। ठीक है, वो पूरा स्टील का होता था, अगर तुम्हें याद हो। दैट वाज कंप्लीटली मेड अप ऑफ स्टील, राइट। और उसमें बहुत सारे मेंबर होते थे। तो पढ़ेंगे हम जब यहाँ पे आएंगे, इस पर्टिकुलर पोर्शन में पहुंचेंगे, देन वील स्टडी अबाउट इट, ईच एंड एवरी पॉइंट। ये मैं यहाँ पे अभी परलिन रख देता हूँ, तुम्हें मतलब पता नहीं है अभी परलिन का, वील डिस्कस इट लेटर। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है तुम्हें, ये स्टील स्ट्रक्चर ही है हमारा रूफ ट्रस, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में जो रूफ ट्रस होता है। ठीक है, तो एक ये एग्जांपल है। तुमने रेलवे ब्रिज भी देखा होगा, बहुत जगहों पे तुमने रेलवे ब्रिज भी देखा होगा, वो भी स्टील का बना होता है। रेलवे ट्रस ब्रिज, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्टील। तो किस तरीके का रहता है भाई, कुछ इस तरीके का रहता है। डाउनवर्ड में भी देखा होगा, अपवर्ड में भी देखा होगा। स्पेशली हमारे हिमाचल और उत्तराखंड में तो तुम्हें पता ही है कि कितने स्ट्रक्चर होते हैं स्टील के, बहुत सारे होते हैं। तो बहुत सारे ब्रिजेस तुमने जब देखे होंगे, वो उसमें कुछ ब्रिज ऊपर बने होते हैं, कुछ नीचे बने होते हैं। तो मैं नीचे नीचे की तरफ जो है वो बना रहा हूँ इस तरीके से, राइट। यहाँ पे भी तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, इस तरीके से ट्रस देखने को मिलता है हमको। यस, बिल्कुल। तो ऐसे ही बना देता हूँ मैं फिलहाल, इसको रफली बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं इसमें, या दिस इज। तो ये भी तुमने देखा होगा, ठीक है। ये आपका एक्सियली लोडेड मेंबर होता है। वैसे जब हम इसमें लोड लगाते हैं ना, तो लोड ऐसे लग रहा है, ये मेंबर पे लग रहा है। ट्रस का एक एक मेंबर सिर्फ एक्सियल लोड कैरी कर सकता है, बेंडिंग हम देते ही नहीं है इस पे। तो ये होता क्या है, ये होता है एक्सियली लोडेड मेंबर। क्योंकि ये इतना पतला होता है तुम्हारा ट्रस का एलिमेंट, तुमने अगर बेंडिंग मान लो कहीं यहाँ पे लोड दे दिया ना बीच में, हम इसीलिए ज्वाइंट पे देते हैं, ज्वाइंट पे लोड दिया जाता है ताकि उसमें सिर्फ एक्सियल लोड आए, कोई और लोड आए ही ना। अगर गलती से बेंडिंग आ गई, गया तुम्हारा स्ट्रक्चर फिर तो। ठीक है, तो हम रेलवे ट्रस ब्रिज हम देखते हैं भाई। ठीक है, फ्रेम्ड बिल्डिंग हम आजकल देख रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे फ्रेम्ड बिल्डिंग भी रहती है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, जिन्होंने बनाया नहीं है। जिन्होंने बना लिया है बहुत बढ़िया, हम आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी से देखो, जल्दी से करो। तो ये भी तुमने देखा हो, फ्रेम्ड बिल्डिंग भी देखी होगी। जो मैंने ऊपर स्ट्रक्चर बनाया था वो फ्रेम्ड बिल्डिंग का ही था। जो थर्ड वन है फ्रेम्ड बिल्डिंग, या फ्रेम बिल्डिंग लिख देते हैं, राइट। तो मैंने क्या बोला तुमको कि भाई फ्रेम में क्या दिखेगा, ये है तुम्हारा इस तरीके से मेंबर, ठीक। ये डाउनवर्ड जो है, ये मैंने कॉलम बना रखे हैं भाई, दीज आर योर कॉलम्स। यस, ये हमारे कॉलम्स। फ्रेम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये भी पूछ लेगा तुमको कभी कभार, किस चीज का कॉम्बिनेशन है भाई। फ्रेम किस किस चीज का कॉम्बिनेशन है, ये पता होना चाहिए। फ्रेम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड बीम्स।
एक कॉलम, एक बीम, एक कॉलम, फ्रेम बन गया तुम्हारा। ठीक है, तो ऐसे भी पूछ सकता है तुमको, ये भी ध्यान रखना। जेई में तो कुछ भी पूछ लेता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, उसके ऊपर होगा, लेकिन ये हमारी क्या मेन बीम है, जिसको मैंने क्या बोला था, गर्डर। दीज वर योर कॉलम्स, कॉलम जो सारा लोड लेंगे गर्डर से। और इसके बीच में मैंने जॉइस्ट भी बनाए थे, तो वो भी मैं बना देता हूँ। ऐसे होगा, ये जॉइस्ट है, ये हमारा सेकेंडरी बीम मेंबर होता है, ये भी बीम है, लेकिन ये सेकेंडरी बीम मेंबर होता है, जॉइस्ट। ठीक, तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं भैया आपके। ठीक है, इस तरीके का रहेगा। ओके, अब चलते हैं कि स्टील बनता कैसे है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल ये बताया स्टील स्ट्रक्चर होता क्या है। स्टील स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशन है अलग अलग मेंबर का, और कितने टाइप के जनरली तुमने स्टील स्ट्रक्चर देखे होंगे। तो ये हमारे स्टील के स्ट्रक्चर्स, वेरियस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये डेफिनेशन है यहाँ पे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, स्टील बनता कैसे है। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना पीछे, कि आइडिया क्या था स्टील के पीछे बनाने का, भाई हमको एक ऐसा मेंबर चाहिए जो स्ट्रांग इनफ होना चाहिए। ठीक है, और लाइट इन वेट होना चाहिए। तो पहली बार कास्ट आयरन का यूज हुआ उस ब्रिज में। वो पर वो कितना बन रहा था, वो सिर्फ बन रहा था 60 से 70 मीटर की लेंथ तक। अब मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को 150 मीटर का ब्रिज बनाना है। फिर तब कास्ट आयरन यूज कर रहे थे, तो कास्ट आयरन लिटिल बिट ब्रिटल होता है, अगर तुम्हें पता हो। नहीं पता है तो मैं आगे बताऊंगा। कास्ट आयरन की स्ट्रेंथ अच्छी होती है, पर ब्रिटल होता है, तो हमको थोड़ा सा डक्टाइल नेचर का मेंबर चाहिए था। तो उसी कास्ट आयरन को मैंने क्या कर दिया, खींच दिया, वायर्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, वायर्स में कन्वर्ट कर दिया, उनको आपस में बांध दिया, वहीं से सस्पेंशन ब्रिज बन गया। ठीक है, तो इसी तरीके से इवॉल्व हुई हैं चीजें। अब जो कास्ट आयरन, स्टील, इसमें फर्क क्या है। तो इसमें फर्क आता है सिर्फ उसमें हम कितना कार्बन कंटेंट मिला रहे हैं। स्टील तुम्हारा जो अलॉय है, वो है आपका आयरन का, लोहा ही है ये एक हिसाब से। ठीक है, बस हम इसमें क्या कर रहे हैं, कुछ इंग्रेडिएंट या कुछ एडिशनल चीजें ऐड कर रहे हैं, ताकि इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी हो जाए और इसकी डक्टिलिटी भी अच्छी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो तुमको पूछता है कि स्टील, तो स्टील इज अ इट इज अ अलॉय ऑफ, इट इज अ अलॉय ऑफ, अलॉय ऑफ व्हाट, मेनली दो इंग्रेडिएंट जो बहुत ज्यादा इसकी प्रॉपर्टी को इम्पैक्ट करते हैं। वो कि कितना तुम इसमें लोहा डाल रहे हो, आयरन, एंड कार्बन कितना ऐड कर रहे हो। ठीक है, अब कार्बन कैसे इंपैक्ट करेगा वो तो हम थोड़ी देर में देखेंगे ही। ठीक है, तो किस किस चीज का मिक्सचर है, मेन मेन दो, बोलेगा मेन इंग्रेडिएंट, ये भी पूछ सकता है, स्टील के आयरन और कार्बन। इसके अलावा और हम क्या डालते हैं भाई, और चीजें भी डालते हैं, जैसे तुम्हारा क्या बोलते हैं, सल्फर डालते हैं, मैग्नीज डालते हैं, सिलिकॉन डालते हैं, फॉस्फोरस डालते हैं, वेंडियम डालते हैं, मोलिवेडनम डालते हैं, टाइटेनियम डालते हैं, ये सारी चीजें डालते हैं। और ये सब चीजें माइनर फॉर्म में ऐड की जाती हैं, ये सारी चीजें माइनर फॉर्म में ऐड की जाती हैं। ठीक है, अब जनरली स्टील के अंदर कितना आपका जो है, जनरली स्टील कंसिस्ट ऑफ तुम्हारा जो 97 से 98% तो सिर्फ भाई आयरन ही होगा। बाकी सारी चीजें 2 से 3% के अंदर होंगी। तो मैं नीचे बना के दिखा रहा हूं तुम्हें, कंपोजिशन ऑफ स्टील क्या क्या इसके अंदर हो सकते हैं, तो यहां देखो। कंपोजिशन ऑफ स्टील। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, आयरन। तो ये लो तुम्हारा आयरन, इसी से लिख लेते हैं। सबसे पहला है तुम्हारा आयरन, 97 to 98%, राइट। नेक्स्ट विल बी योर कार्बन, कार्बन विल बी, ये मैं स्टील, माइल्ड स्टील का लिख रहा हूँ। ठीक है, माइल्ड स्टील का, इसमें कार्बन कंटेंट चेंज होगा, ये मैंने माइल्ड स्टील का लिखा है। ठीक है, ध्यान रखना, अभी मैं आगे तुम्हें बता दूंगा। और क्या होता है, मैग्नीज। देखो मैग्नीज, अब तुम जब रेलवे पढ़ोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि अगर तुम्हें पतला सेक्शन बनाना है और कॉम्पैक्ट सेक्शन बनाना है, पॉइंट एंड क्रॉसिंग में स्पेशली हम मैग्नीज रेल बनाते हैं, तो उसमें मैग्नीज जो है ज्यादा डाला जाता है। ठीक है, और क्या हो सकता है भाई, सिलिकॉन हो सकता है।
सिलिकॉन हो सकता है। सिलिकॉन कितना डालते हैं भैया? 0.4% तक डालते हैं, ठीक है। सल्फर, सल्फर सल्फर भी 0.4% तक डाला जाता है। फॉस्फोरस, ये भी हम 0.45% तक डालते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे ये माइनर इंग्रेडिएंट भी होते हैं, जैसे आपका मैंने बोला था वेंडियम, टाइटेनियम, मॉलिवेडनम, ये सब भी डालते हैं, ठीक है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन मिलके क्या बनाता है आपका, इन सब का कॉम्बिनेशन मिलके बनाता है आपका स्टील। यस, स्टील बनाता है यहाँ पे। हाँ, तो ये सारी चीजें जब मिलेंगी क्या बनेगा, स्टील। और ये मैंने सारे इंग्रेडिएंट अकॉर्डिंग टू माइल्ड स्टील लिखे हैं, ठीक है। ठीक, यस। अब इन सब से मिलके हमारा बनेगा, बीच में पहले यही देता हूँ, कैन बी, यस। तो इन सब से मिलके हमारा बनता है स्टील। तो पहला क्या रहेगा आपका? आयरन, कार्बन, मैग्नीज, सिलिकॉन, सल्फर, फॉस्फोरस, वेंडियम, टाइटेनियम, मॉलिब्डेनम, देन आपका बनता है स्टील। देन बनता है आपका स्टील, ठीक है। तो ये हो गया भाई आपका कंपोजिशन, यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो ये चीज ध्यान रखनी है तुम लोगों ने, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये लिखना तो नहीं पड़ेगा मुझे, VAT लिख देता हूँ, तुम भूल जाओगे बाद में नोट्स में, तुम्हें ध्यान ही नहीं रहेगा। तो ये होता है हमारा वेंडियम। MO होता है मॉलिवेडनम। मॉलिवेडनम। और TI होता है हमारा टाइटेनियम। टाइटेनियम, ओके। तो ये बन गया हमारे कंपोजिशन, ठीक है। तो इस तरीके से बनता अपना स्टील भाई, ठीक है। तो जिन्होंने लिख दिया है ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये यहाँ तक अभी हमने किया है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है ऊपर वाली, कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, तुम देखोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, तुम क्वेश्चन लगाने जाओगे, ठीक। तो चलो अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन स्टील भाई। अब मैं एग्जैक्ट परसेंटेज बताऊंगा अलग अलग कार्बन स्टील के अंदर। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन, फर्स्ट, बेस्ड ऑन कार्बन कंटेंट। बेस्ड ऑन कार्बन कंटेंट, कार्बन कंटेंट ऑफ स्टील, ऑफ स्टील, it can be classified into, it can be classified into, ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप ऑफ स्टील, यहाँ पे लिख देंगे हम कार्बन कंटेंट, कितना हम जो है कार्बन कंटेंट इसमें ऐड करते हैं। तो सबसे पहला होता है तुम्हारा रॉट आयरन। रॉट आयरन जो आपका लो कार्बन स्टील है भाई, रॉट आयरन, इसको हम लो कार्बन स्टील भी बोलते हैं, लो कार्बन स्टील, ठीक है। इसके अंदर जो परसेंटेज रहती है, भूलना मत कभी भी, डायरेक्ट पूछेगा तुमको, ये होगा लेस देन 0.15%। अगर लेस देन 0.15% है देन इट विल बी टर्म्ड एज
रॉट आयरन और लो कार्बन स्टील। नेक्स्ट आता है तुम्हारा माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील में कार्बन परसेंटेज कितना होता है, ऊपर लिखा था मैंने कहाँ तक होता है, तो इसमें 0.16 से लेके 0.25 था ना वहां पे, याद करो इतना ही होगा, यानी 1% से भी कम। ठीक है। थर्ड वन आपका एक मीडियम कार्बन स्टील भी होता है, ये एग्जाम में पूछे हुए भी हैं तो ध्यान रखना है इसका। मीडियम कार्बन स्टील में हमारा जो कार्बन परसेंटेज होगा दैट विल बी फ्रॉम 0.26 से लेके 0.69% तक हो सकता है। ठीक है। और जो हमारा हाई कार्बन स्टील होता है जिसे हम कास्ट आयरन भी बोलते हैं भाई, हाई कार्बन स्टील, तो इसमें हमारा जो परसेंटेज रहता है दैट विल बी फ्रॉम 0.7 से 1.7% तक। तो ये चीज जो है तुम्हें ध्यान रखनी है। ये बना दी मैंने तुम्हारी टेबल। डायरेक्ट तुमको परसेंटेज पूछेगा तो तुम सीधा लिख देना ये है परसेंटेज। ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। तो ये हो गया भाई आपका बेस्ड ऑन कार्बन परसेंटेज, मैंने बता दिया। हाँ, एक चीज और भी पूछी जाती है, इसको मैं नोट फॉर्म में लिख देता हूँ नीचे। हमेशा ध्यान रखना इस चीज को, क्या कि अगर तो तुम कार्बन कंटेंट लेस देन 2% डाल रहे हो तो उसको हम रेफर कर देते हैं कार्बन स्टील। लेकिन अगर तुम 2% से ज्यादा डाल रहे हो कार्बन, ठीक है, तो हम उसे कास्ट आयरन बोल देते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है तुम्हें पॉइंट। कार्बन कंटेंट लेस देन 2%, लेस देन 2% क्या बोलेंगे, कार्बन स्टील बोलेंगे उसको। राइट। एंड व्हाट अबाउट हमारा जो कार्बन कंटेंट 2% से ज्यादा है, कार्बन कंटेंट more than 2%, then it will be termed as cast iron। तो ये भी हम बोलते हैं। ठीक। अब इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ कार्बन कंटेंट, कार्बन कंटेंट, कार्बन कंटेंट, क्या है इस कार्बन कंटेंट का रोल स्टील के अंदर। तो हमेशा ध्यान रखना, कार्बन कंटेंट जितना कम आप डालोगे उतना डक्टाइल आपका मेंबर बनेगा, उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। जितना ज्यादा कार्बन कंटेंट डालोगे उतना ज्यादा स्ट्रेंथ आएगी और डक्टिलिटी कम रहेगी। और ये हम उस परसेंटेज से भी देख सकते हैं क्योंकि हमें कर्व तो पता है पहले से ही। पता है कैसे, मैं दिखा देता हूँ तुमको, देखो। अब इसी के अंदर एक सब टॉपिक में लिख रहा हूँ, इफेक्ट ऑफ कार्बन कंटेंट, कंटेंट। तो ये मेनली किस चीज में क्या बोलते हैं इफेक्ट डालता है, तो ध्यान से समझना इसको। स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी पे पूछेगा तुमको कि किस चीज पे इफेक्ट डालता है, स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी पे। दो चीजों को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है ये, किसको इंपैक्ट करता है, स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी क्या है कि कितना खींच सकते हो तुम किसी मेंबर को, वो डक्टाइल होगा। डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, डक्टिलिटी जब हम डिफाइन करते हैं तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मेंबर कैन ड्रॉन इनटू वायर्स, हम तारों में बदल रहे हैं उनको। ठीक है। तो वो हो जाएगा। स्ट्रेंथ क्या होता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअल लोडिंग डिफाइंड एज स्ट्रेंथ, या फिर मैक्सिमम स्ट्रेस अ बॉडी कैन सस्टेन, मैक्सिमम स्ट्रेस एक बॉडी जो झेल सकती है उसे बोलते हैं स्ट्रेंथ। जो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, डक्टिलिटी भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसी वजह से कार्बन परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज्यादा। तो यहीं पे मैं लिख देता हूं बोथ आर इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ, इन केस ऑफ स्टील एज कार्बन कंटेंट। वो मैं नीचे लिख दूंगा, चलो मैं पहले बता वो मैं नीचे लिख दूंगा। ठीक है, एज कार्बन कंटेंट, दो लाइनें छोड़ दूंगा मैं यहाँ पे। अब होगा क्या, जरा देखो, पहले मैं समझा देता हूँ कि होता क्या है। देखो तुमने, ये मैं स्ट्रेस स्ट्रेन करके हेल्प से समझा रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रेस हो गया, यहाँ पे स्ट्रेन हो गया।
ज्यादा, अगर जिनका सोम नहीं भी हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये कर्व जिनका हो रखा है, जिन्होंने कभी कॉलेज में पढ़ा होगा, ये कर्व जो मैं बना रहा हूं, कोई बताएगा ये कर्व किस चीज का कर्व है? कुछ ऐसा कर्व देखा है कभी किसी ने? माइल्ड स्टील। अरे स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व तो मैं बना ही रहा हूँ, वो तो मैंने बोल ही दिया। स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व तो है, पर किस स्टील का है? माइल्ड स्टील का है ये, ठीक है। ये किसका है? माइल्ड स्टील का। और माइल्ड स्टील में मैंने तुम्हें बताया अभी थोड़ी देर पहले, क्या बताया? कि कितना कार्बन कंटेंट होता है, ये हमने देखा था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। यस। पॉइंट, थोड़ा आगे बना रहा हूँ इसको बस, और कोई रीजन नहीं। कितना बोला था? अप टू, ये लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर वैसे मैंने लिखा हुआ है तो यहाँ क्या बार बार लिख रहा हूँ मैं, छोड़ो इसको, यहाँ नहीं लिख रहा मैं। ठीक है। और नेक्स्ट कर्व जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये भी एक कर्व है। कोई बताएगा ये कर्व किसका होता है? किसी को पता है तो बता सकता है भाई। ये कर्व हमारा होता है कास्ट आयरन का। माइक ओपन करके बोल सकते हो तुम लोग, जिसको पता है दैट इज, कि ये हमारा कास्ट आयरन का है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं भाई। तीसरा कर्व जो मैं बनाने जा रहा हूं यहीं से, थोड़ा सा देखो ये ऐसा अजीब सा बनेगा, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो ये जो कर्व है ये है तुम्हारा रॉट आयरन का। रॉट आयरन का, ठीक है। अच्छा, अब देखो, मैंने तुम्हें क्या बोला था? देखो इसमें सब स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस अ बॉडी कैन सस्टेन इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ। तो इनमें सबसे ज्यादा, तुम खुद बताओ स्ट्रोंगर कौन सा है, जिसका सबसे ज्यादा स्ट्रेस बियर करने की कैपेबिलिटी होगी? और वो कैपेबिलिटी किसके पास है मेरे भाई? वो कैपेबिलिटी है तुम्हारे कास्ट आयरन के पास। इस सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3। अब मैक्सिमम स्ट्रेस अ बॉडी कैन सस्टेन, वो स्ट्रेंथ होती है कि नहीं होती है? तो सिग्मा 1 ज्यादा है, सिग्मा 2 कम है, सिग्मा 3 सबसे कम है। तो तुम खुद देखो, तुमने कास्ट आयरन में कितना परसेंटेज डाला था भाई? 1.7% कार्बन कंटेंट डाला था। इसका मतलब जिसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा होगा, जिसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा होगा उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। ठीक है। तो चलो अब ब्रेक देखो, ये कहाँ पे ब्रेक हो रहा है? यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। इसको भी ऐसे बनाना पड़ेगा। ये लो, ये लो। थोड़ा और आगे बनना चाहिए था, पर कोई नहीं, समझाने के लिए बना रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा एप्सिलॉन 1 है। स्ट्रेन, स्ट्रेन किस चीज से रिलेटेड है? डक्टिलिटी से। डक्टिलिटी से सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन है? रॉट आयरन है, तो उसमें कार्बन कंटेंट क्या है? सबसे कम। उसके बाद कौन है? माइल्ड स्टील है। फिर कौन है? कास्ट आयरन है। इसका मतलब सिंपल सी बात ये पता चल गई हमको कि कार्बन कंटेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ के। कार्बन कंटेंट ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा। कार्बन कंटेंट कम, स्ट्रेंथ कम। ठीक है ना? तो ये चीज है यहाँ पे, तो सीधा दिमाग में ध्यान रखना। एज अ कार्बन, ऊपर मैं लिख रहा था, एज कार्बन कंटेंट इंक्रीजेस, इसको ये मैच कर जाएगा यहाँ पे इससे, इसको लिख देते हैं, एज कार्बन कंटेंट इंक्रीजेस इन आयरन, strength will increase, will increase, and ductility will decrease। ठीक है। तो मुझे एक चीज पता चल गई, क्या पता चल गया मुझे? ये पता चल गया कि जो कार्बन कंटेंट है, कार्बन कंटेंट दैट हैज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्ट्रेंथ के। बढ़ाओगे स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और जब कार्बन कंटेंट बढ़ाओगे तो डक्टिलिटी तुम्हारी डिक्रीज हो जाएगी भाई। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एक। ठीक है। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। राइट। यस। तो ये हमने देख लिया। दूसरा, अब और भी देखते हैं कुछ थोड़ा सा। ठीक है।
अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, वैसे तुमको पता ही होगा बट फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे तुम्हारा जो ये कर्व है ना, इनिशियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, किसकी बात चल रही है? मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहां से लेके यहां तक, ये दिख रहा होगा सबको। इसको तुम देखो, ये सारे कर्व में कॉमन है भाई। और ये होता क्या है, जो इनिशियली ये वाला पॉइंट कहां तक है, स्ट्रेट है, वो हमारा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक स्ट्रेट है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ए पॉइंट होता है। यहां पे होता क्या है, यहां पे हमारा स्ट्रेस ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जो कौन सा है, हुक्स लॉ। कहां तक लगता है हुक्स लॉ? हुक्स लॉ इज वैलिड टिल लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसको जब तुम हटाओगे, हटाओगे इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाओगे, तो यहाँ पे आ जाती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है भाई, देखो अगर तुम यहाँ पे देखने जाओ इस पर्टिकुलर जगह पे, तो तुम क्या देख रहे हो, ये तुम्हारा नीचे है स्ट्रेन, ये नीचे स्ट्रेन, ये है तुम्हारा स्ट्रेस का वैल्यू। यहां से थीटा लिखने जाओगे तो टेन थीटा भी क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होगा। इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारा स्लोप है वो क्या है, वो स्लोप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। वो स्लोप क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका मतलब ये है कि अगर तुम ग्रेड चेंज भी कर रहे हो ना, तो तुम्हारा, अगर तुम ग्रेड चेंज भी कर दो तो तुम्हारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चेंज नहीं होगा इस चीज का। ये दिमाग में ध्यान रखना, चाहे ग्रेड कोई भी हो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वही रहेगा, 2 × 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। जबकि कंक्रीट में ऐसा नहीं होता। कंक्रीट का फॉर्मूला कैसा होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालने का, दैट इज 5000 अंडर रूट एफ सी के। और वहां पे एफ सी के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। वो डिपेंड करता है कि जब तुम्हारा ग्रेड बढ़ेगा तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो तुम्हारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बढ़ेगा। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता। यहां पे क्या होगा, यहां पे चाहे कोई भी ग्रेड हो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम रहेगी। तो एक चीज ये भी ध्यान रखना हमेशा के लिए, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो मुझे पता चला, क्या पता चला रिजल्ट के तौर पे, वो लिख देते हैं जो रिजल्ट के तौर पे पता चला। मुझे ये पता चला, इसको क्या हो गया, वेट, हाँ, नोट पॉइंट के फॉर्म में लिख देता हूँ मैं। द मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ बॉडी कैन सस्टेन इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ। इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ, पहला पॉइंट तो मैंने ये बोला था, ठीक है। और जो तुम्हारा क्या बोलते हैं डक्टिलिटी है, वो तो हम आगे डेफिनेशन में लिखेंगे ही, उसको यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। तो स्ट्रेंथ वाइज अगर मैं देखूं, तो सबसे ज्यादा स्ट्रोंगर कौन है भाई, कास्ट आयरन। फिर कौन है, माइल्ड स्टील। फिर कौन है, रॉट आयरन। फिर कौन है, रॉट आयरन, ठीक। नेक्स्ट है हमारा डक्टिलिटी के बारे में भी लिख देते हैं भाई। डक्टिलिटी के बारे में भी लिख देते हैं। तो डक्टिलिटी सबसे ज्यादा किसकी थी, रॉट आयरन की, जिसमें सबसे कम कार्बन कंटेंट था। फिर कौन आता है भाई, माइल्ड स्टील। फिर कौन आता है आपका, कास्ट आयरन। तो ये आपका कास्ट आयरन डक्टिलिटी के फॉर्म में भी लिख दिया। अब दूसरी चीजें हमें लिखनी पड़ेंगी भाई, और क्या है, देखो ध्यान से सुनना। मैं सारी चीजें लिख दूंगा एक ही बार में, क्या पता कुछ भी पूछ ले तुमको। तो वो क्या पूछ सकते हैं आपसे, वो ये पूछ सकते हैं कि भाई ठीक है, मुझे पता चल गया कि डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ पे इंपैक्ट पड़ता है, बाकी चीजों पे क्या इंपैक्ट पड़ता है वो जरा मुझे बताओ। तो सपोज किसी में कार्बन कंटेंट ज्यादा है, तो पहले तो दो चीजें तुमको पता है वो मेरे को बताओ सब लोग। कार्बन कंटेंट अगर ज्यादा है, इट इज मोर देन, कैसे लिखूं, नीचे लाइन में लिख दूं, ऐसे में लिख देता हूँ ना, कार्बन कंटेंट इज मोर, तो स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, हमने अभी देख लिया, स्ट्रेंथ विल बी मोर, ठीक है। डक्टिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, डक्टिलिटी विल बी लेस। अच्छा, अब यहां से दो चीजें मैं पूछ रहा हूं, अगर डक्टिलिटी ज्यादा है तो ब्रिटलनेस क्या हो जाएगी,
नहीं, डक्टिलिटी कम है तो ब्रिटलनेस क्या हो जाएगी, ब्रिटलनेस हो जाएगी ज्यादा। यानी मतलब कि कास्ट आयरन कभी भी तुम्हें पूछे तो वो डक्टाइल मटेरियल नहीं है, वो ब्रिटल मटेरियल है, दिमाग में ध्यान रखना इस चीज को हमेशा। दैट इज नॉट डक्टाइल मटेरियल, वो ब्रिटल मटेरियल है। अगर डक्टिलिटी, अगर मैं खींच नहीं पा रहा किसी को तो इसका मतलब वो ब्रिटल है, ठीक है ना। अच्छा, अगर कोई चीज ब्रिटल ज्यादा होती है तो उसकी हार्डनेस भी ज्यादा होती है भाई, यानी रेजिस्टेंस अगेंस्ट वियर एंड टियर। अगर कोई मटेरियल ब्रिटल है तो दैट विल बी हार्ड, ऑलवेज हार्ड, ठीक है। अगर कोई चीज हार्ड है तो उसकी टफनेस क्या होगी, उसकी टफनेस होगी कम। कम क्यों, क्योंकि डक्टिलिटी कम है। और तुम्हें पता भी होगा, टफनेस की डेफिनेशन तुमने पढ़ी होगी कभी कभार। देखो जितना ये एरिया है ना, यहाँ पे कास्ट आयरन का दिखा रहा हूं मैं, ये वाला एरिया, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर जितना ज्यादा एरिया ऑक्यूपाइड होगा वो मटेरियल उतना ज्यादा टफ होगा। टफ मतलब ये कि रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंपैक्ट लोडिंग। तुम हैमर मारते जाओ, ब्रिक पे हैमर मारो, ब्रिक टूट जाएगी। लेकिन तुम किसी माइल्ड स्टील पे हैमर मारो, फैलता जाएगा फैलता जाएगा। वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, और एनर्जी वही एब्जॉर्ब कर सकता है जिसके पास ये एरिया सबसे ज्यादा हो। कौन सा, स्ट्रेस स्ट्रेन एरिया। तो माइल्ड के पास वो काफी ज्यादा है, रॉट आयरन के पास वो काफी ज्यादा है, कास्ट आयरन के पास कंपैरेटिवली कम है। तो तुम लगातार अगर इंपैक्ट लोडिंग लगाओगे तो कास्ट आयरन पहले टूट जाएगा, ये बाद में टूटेंगे। तो वही वो टफनेस की बात कर रहा है, टफनेस ये रहती है आपकी। नेक्स्ट, अगर टफनेस कम है और हार्डनेस ज्यादा है, टफनेस कम है इसका और डक्टिलिटी भी कम है, इसका मतलब उसकी स्टिफनेस भी कम है। इसका मतलब उसकी स्टिफनेस भी कम है भाई। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत हो गया यहाँ पे। ये ज्यादा होगा क्योंकि वो हार्ड ज्यादा है ना। हार्डनेस का रिलेशन जो है दैट विल बी विद स्टिफनेस। तो ये स्टिफ ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सिंपल से यहाँ पे मतलब। पहला मैंने क्या बोला, कार्बन कंटेंट ज्यादा, स्ट्रेंथ विल बी मोर, डक्टिलिटी विल बी लेस, और द मटेरियल हुज डक्टिलिटी इज लेस ब्रिटलनेस विल बी मोर। और जो ब्रिटल होता है ज्यादा वो हार्ड ज्यादा होता है। और ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये ब्रिटलनेस, जो मटेरियल ब्रिटल होते हैं वो हमेशा हार्ड होते हैं, जो मटेरियल ब्रिटल होते हैं वो हमेशा हार्ड होते हैं, और जो मटेरियल डक्टाइल होते हैं वो हमेशा टफ होते हैं। इनका रिलेशन आपस में रहता ही है हमेशा, ठीक है। तो अगर तुम्हें बोल दे स्टील, स्टील एक टफ मटेरियल है। कंक्रीट, कंक्रीट एक क्या बोलते हैं, हार्ड मटेरियल है, ठीक है। इनका रिलेशन आपस में रहता है कि इफ मटेरियल इज डक्टाइल देन इट विल बी ऑलवेज टफ। स्टील इज ऑलवेज अ टफ मटेरियल, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है तुमने, ठीक है। कंक्रीट वो हार्ड मटेरियल होगा। अब ऐसे ही हम इधर लिख देते हैं, तो इधर तो तुम्हें अब पता चल ही गया होगा। अगर हम कार्बन कंटेंट की बात करें, एंड इफ योर कार्बन कंटेंट इज लेस, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं स्ट्रेंथ कम होगी, डक्टिलिटी ज्यादा होगी, ब्रिटलनेस फिर कम हो जाएगी। डक्टिली लचीला ज्यादा है तो ब्रिटलनेस कम हो जाएगी, ब्रिटलनेस कम हो जाएगी तो हार्डनेस भी कम हो जाएगी, हार्डनेस कम हो जाएगी तो टफनेस बढ़ जाएगी। अब लचीला है, कितना ही हैमर मारो वो फैलता ही जाएगा, टूटेगा नहीं। देन अगेन स्टिफनेस भी आपकी कम होगी। तो ये रिलेशंस हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, उनको भूलना नहीं, राइट। ओके, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट देखते हैं हम हमारे फेरस, फेरस मेटल। फेरस मेटल क्या है, जिसके अंदर आयरन सबसे ज्यादा होता है, फेरस Fe डिनोट करते हैं ना लोहे को। तो जिनका मेजर कंस्टिट्यूएंट आपका Fe यानी लोहा होता है, उन्हीं को हम फेरस से डेजिग्नेट करते हैं। तो ये वो मटेरियल है, दे कंटेन, दे कंटेन आयरन एज देयर मेजर कंस्टिट्यूएंट, एज देयर मेजर कंस्टिट्यूएंट्स, एंड डेजिग्नेटेड, एंड डेजिग्नेटेड विद, डेजिग्नेटेड विद Fe मतलब क्या होता है, फेरस, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं भाई फेरस, ये तो हमने अभी देख लिए सारे। स्टील, कास्ट आयरन, ये सारे आपके फेरस होते हैं। रॉट आयरन,
माइल्ड स्टील, ये सारे होते हैं फेरस। अब नेक्स्ट आते हैं ईटीसी, लिख देते हैं आगे। नेक्स्ट आते हैं नॉन फेरस मेटल। अभी नॉन फेरस मेटल क्या है? जिसमें एफई होगा ही नहीं, और अगर होगा भी तो बिल्कुल कम मात्रा में होगा, बहुत ही लेस क्वांटिटी में होगा। तो दे कंटेन नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ आयरन, ठीक है। दे कंटेन नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ आयरन इन इट, इन इट। एग्जाम्पल क्या है भाई? एग्जाम्पल हो जाते हैं हमारा एल्यूमिनियम, क्या होता है निकिल, कॉपर, जिंक, लेड, बहुत सारे लिख सकते हो आप, मैग्नीशियम, टिन, एटसेट्रा, ये होते हैं नॉन फेरस। अब इसी में आता है अलॉय। अलॉय क्या होता है भाई? तो ये तो मिक्सचर होता है, ये भी पूछेगा तुमको अलॉय, ठीक है। अलॉयज, तो देखो सबसे पहला अलॉय की अगर मैं बात करूं तो अलॉय वो होता है जो मिक्सचर होता है दो और दो से ज्यादा मेटल का, दो या दो से ज्यादा मेटल का होगा आपका क्या है इसका मिक्सचर। तो जैसे तुमने आजकल देखा होगा स्टेनलेस स्टील बन रहा है बहुत ज्यादा, तो वो स्टेनलेस स्टील के एक चीज से बनता है नहीं, वो ज्यादा चीजों से बनता है। तो देखो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ व्हाट इज अलॉय। अलॉय वाज, इट इट इज अ मिक्सचर ऑफ, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, टू और मोर मेटल, और जब आप इनको मिलाओगे इसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग ही निकल के आएगी। एज द मैटर ऑफ फैक्ट, एज द मैटर ऑफ फैक्ट, द प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल entirely different, entirely different from their constituent। तो जो तुमने उसमें मिलाया है ना, उसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग ही होगी, ठीक है, कुछ अलग ही निकल के आएगी। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? पहला आता है इसके अंदर, दैट इज स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील के आजकल तुमने देखा होगा गेट बहुत सारे बन रहे हैं। सबसे मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है इसमें भाई ऐड करने को? वो होता है आपका क्रोमियम। क्रोमियम डालते हैं 11%, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आयरन के साथ। तो वो चीज ध्यान रखना मेजर कंस्टिट्यूएंट, क्योंकि जनरली क्या होता है जो हमारे गेट बनते थे घरों पे, उसमें रस्टिंग हो जाती थी। अब रस्टिंग हो जाती थी तो गेट हर 4-5 साल में चेंज करना पड़ रहा है। फिर क्या हुआ? फिर हमने बनाया स्टेनलेस स्टील, और कैसे बनाया? उसमें क्रोमियम ऐड करके। तो आयरन होता है इसमें 89%, एंड क्रोमियम होता है आपका, क्रोमियम वो होता है 11%, ठीक है। तो मेजर कंस्टिट्यूएंट आर आयरन एंड क्रोमियम, परसेंटेज मैंने लिख दिए, ध्यान रखें। नेक्स्ट इसी के अंदर आता है आपका एक निकेल स्टील भी आता है, ये भी यूज हो रहा है। इसमें निकेल की परसेंटेज थोड़ा ज्यादा की जाती है। तो कितना होगा? मेजर कंस्टिट्यूएंट आर, मेजर कंस्टिट्यूएंट्स आर, तो सबसे पहला तो निकेल ही होता है भाई। कितना डालते हैं हम? 30 से 35%। फिर इसमें क्रोमियम भी डाला जाता है, क्रोमियम, क्रोमियम डालते हैं इसमें 19 से 23%। फिर हम आयरन डालते हैं 39 से 40%। तब जाके बनता है निकेल स्टील, ठीक है। और कुछ हमारे नॉन फेरस अलॉय भी होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से, एल्यूमिनियम का अलॉय भी बना सकते हो आप। ठीक है, मैग्नीशियम का भी बना सकते हो। नेक्स्ट आप कॉपर का भी बना सकते हो। तो कॉपर के अंदर कुछ ना कुछ मिला के हम कॉपर अलॉय बनाएंगे। निकेल का अलॉय भी बना सकते हो। तो ये हमारे कुछ नॉन फेरस अलॉय होते हैं भाई। ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टील कैसे मैन्युफैक्चर होता है, कौन कौन सी चीजें उसमें इंपॉर्टेंट है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज रहती हैं, वो सारा हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। ठीक है। ठीक है। ओके। यस। तो हाँ सर, बोर्ड पर करवा दो, यहाँ नोट पैड बार बार रुक रहा है बीच में। भाई क्या रुक रहा है? सबको सब जितना मैंने बताया सबको क्लियर है। टफनेस, टफनेस मैंने कहा, देखो टफनेस क्या होता है, जो मटेरियल मैक्सिमम एनर्जी स्टोर कर सकता है वो मटेरियल हमेशा टफ होते हैं। और एनर्जी कौन सा स्टोर करेगा? जो डक्टाइल नेचर का होगा। ठीक है। तो जब सोम पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। जब हम बनाते हैं तो उसमें जो कर्व मैंने बनाया माइल्ड स्टील का, तो जिसका जितना ज्यादा एरिया होता है वो उतना ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है। तो माइल्ड स्टील का एरिया बहुत ज्यादा है अगर तुम इस कर्व में देखोगे यहाँ पे। ये ये वाला कर्व, यहाँ पे देखो, ये वाला एरिया देखो पूरा, कितना बड़ा एरिया है। ठीक है, पहले वाले से, कास्ट आयरन से, इसका मतलब ये मटेरियल ज्यादा टफ है। तो एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है, रिप्रेजेंट सीधा टफनेस, सीधा दिमाग में ये ध्यान रखो। और कुछ? ठीक है। ठीक है भाई, फिर कल मिलते हैं सेम टाइम पे। ठीक है, नोट्स मैं भेज दूंगा। आई थिंक सबको क्लियर होंगी सारी चीजें।